जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा नवम का विषय हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग ए, जिसका अपन पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश का दूसरा पाठ जिसका नाम है लहर्षा की ओर राहुल सांकृत्यान। इसमें हम पढ़ेंगे, ये एक स्मरण पाठ है कि किस तरह से एक लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा है। तो हम सबसे पहले राहुल सांकृत्यान के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यान का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के परंदहा नामक गांव में हुआ। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यान हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार होने के कारण उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। जैसा कि लिखा है कि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, भारतीय और विदेशी भाषाएं, जिनमें तिब्बती और चीनी भाषाओं में हमारे बौद्ध ग्रंथों की बहुत अधिक जानकारी मिलती हैं, इसलिए उन्हें महापंडित कहा गया है। सन 1963 में इनका निधन हो गया। उनकी लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यान एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, किसी के जीवन के बारे में लिखते हैं उसे जीवनी कहते हैं। यात्रा के बारे में वर्णन करना यात्रा वर्णन, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में लेखनी चलाई है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मेरी जीवन यात्रा, ये 6 भागों में है। 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके साहित्य की विशेषता क्या क्या है? तो राहुल सांकृत्यान का यात्रा वृत्तांत लेख में अत्यंत स्थान है। उन्होंने अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से उन्होंने मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। इससे उन्होंने होने वाले लाभों का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण किया है। भाषा शैली, राहुल सांकृत्यान की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में आंचलिक यानी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के शब्दों का बहुलता के कारण भाषा में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। पाठ परिचय के बारे में, यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिकमंगे का ढोंग करके ये यात्रा की। जब भारत 29-30 में तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे भारतीय नागरिक, तो उन्होंने एक भिखारी के वेश में वहाँ यात्रा की। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी लहर्षा की ओर जाने वाले प्रमुख दुर्गम रास्तों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। लहर्षा तिब्बत की राजधानी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंट पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आज बहुत से फौजी मकान
मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। ऐसे ही छोड़े हुए एक परित्यक्त यानी छोड़े हुए चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न ही औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घरों के भीतर नहीं आने देते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी के में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर टोंटी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की क्या ज़रूरत है। परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अर्थात राहदारी का मतलब है रास्ते में लूटपाट करने या रास्ते पर चलने के पैसे। वह दोनों चींटें उसे दे दी गई। शायद उसी दिन हम थोड़ला के रास्ते के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के लोग थे। लेखक के जो साथ था उसका नाम सुमति था और वहाँ के उसके लोग और भिखमंगे भी। फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार। वो लेकर कहता है जब पहली बार मैं वहाँ गया तो भिखारी के रूप में था, क्योंकि वहाँ भारतीयों का जाना निषेध था। लेकिन जब दोबारा गया तो ये निषेध नहीं था, आवाजाही हो चुकी थी, तो हम भद्र और सभ्य वेश में वहाँ गए। किंतु उसी वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उसी वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर था। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश हवास में दुरुस्त रखते थे। कहते हैं गांव की एक कुरीति थी कि शाम को सारी लोग हैं जो छड़ यानी शराब पीकर वहाँ रहने जाते थे। तो अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।